जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका सरकारी पाठशाला में स्वागत है। और हम लोगों ने जिस तरह जेपीएससी PYQ का जो आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग आज देखेंगे दोस्तों, जो है आपका पेपर 4 जो है उसमें भारत का संविधान और राजनीति, लोक प्रशासन और सुशासन। इसमें हम लोगों ने जो जितना इसका 20 ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोग कर चुके थे पूरा अच्छा तरीका से, एनालिसिस तरीका से, जितना हो सके फैक्ट सब फैक्ट का हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किए थे। पॉलिटी और PA का ये पूरा जो है आपका वीडियो डाला, अब आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहला आंसर राइटिंग ना पॉलिटी का देख लिए थे कि मूल अधिकार पर अधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्य पर कम। ये हम लोग ना देख चुके थे। दोस्तों, आज देखेंगे विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में भारत प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। और हमेशा हम जो बोलते हैं ना कि सिलेबस अपने पास रखिएगा, हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, 4-5 बजे में प्रिंट आउट निकल जाता है, तो इससे क्या होगा ना, सिलेबस आपको आसान दिखेगा। अब देखिए ना, आपका दिख रहा होगा कि पेपर चतुर्थ भारत संविधान और राज्य व्यवस्था, यहाँ दिख रहा है ना। ये आपका जानते हैं सिलेबस में कहाँ दिया है, देखिए संघ सरकार लेसन नंबर 5 होगा, यहाँ पे संघ सरकार आप देख पा रहे होंगे। इसी में ना संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यहीं पे आपका दिया है प्रधानमंत्री। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य उदारीकरण के दौरान, यही आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन निकाला है। और आप जानते हैं जब पूरा आंसर राइटिंग आप कर लीजिएगा ना मेरे साथ, 4th जितना जेपीएससी हुआ है 6, 7 to 10, 11 to 13 और आपका बैकलॉग वाला, आपका ना PA और पॉलिटी तो कंफर्म रही कि कंप्लीट हो जाएगा। मतलब PA पॉलिटी ना हमेशा आपको रिपीटेड मिलेगा। यदि आप कितना क्वेश्चन हो जाएगा, समझिए ना कि 1, 2, 3, 4 यानी 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 13 आपका लेसन ही दिया है। देखिए आपका PA पॉलिटी में कितना 13 लेसन है, मतलब टोटल ना आपका देखिएगा तो बहुत कम ही लेसन इसमें है। तो 13 लेसन है, 16 क्वेश्चन हो जा रहा है, तो आपका ना काम हो जाएगा। मतलब कि आप ना यदि आंसर राइटिंग ही सेव करके जाइएगा ना PA पॉलिटी में, तो आपको रिपीटेड मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों बहुत सारे जो है स्टूडेंट जो है आपका कमेंट करते हैं कि सर हम संथाल परगना से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, कोई हजारीबाग से है, कोई दुमका से है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का कमेंट जान के कि बहुत सारे स्टूडेंट सर ये कहें कि सर अपना वर्ड्स को थोड़ा बढ़ाइए, कि जितना भी आप आंसर राइटिंग करते हैं दोस्त, तो थोड़ा सा ना सर कि आप जो है अपना आंसर राइटिंग को थोड़ा सा वर्ड्स पावर को सर बढ़ाइए। मैंने जितना मेरे लिख रहे हैं तो 100 वर्ड्स आप सर बढ़ा दीजिए। देखिए बात उसका नहीं, 100 क्या 200 वर्ड बढ़ जाएगा, लेकिन आपको आंसर राइटिंग करना है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना पूरा सिलेबस को, जैसे आप सिलेबस यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम सिलेबस को पढ़ाएंगे ना आपको, तो ना पूरा बढ़िया तरीका से हम आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाएंगे। लेकिन आंसर राइटिंग ना भाई एक अलग गेम है। और आंसर राइटिंग में 5 से 600 ही वर्ड लिखना है, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। अब एक क्वेश्चन बढ़िया से लिखिएगा, फिर 4 क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते ना आपके पास जो है ना टाइम ही नहीं बचेगा। इसलिए हम आपको ऐसा ही आंसर राइटिंग करवाते हैं ना कि जाइए, जो फैक्ट है याद करके जाइए यहाँ से, जो आंसर राइटिंग हम करवा रहे हैं, और वहाँ जाके छाप दीजिए। या आप यकीन मानिए, आप छाप दीजिएगा ना तो आपको 40 में 28 से 30 नंबर मिल जाएगा। हम ही नहीं बोल रहे 40 में 40 मिल जाएगा आपको, लेकिन आप सिर्फ छाप दीजिएगा ना तो 28 से आपको 30 मिल जाएगा। क्या कि आप पूरा लक्ष्मीकांत, DD बसु, जितना NCERT आपका जो है, फिर बर्नवाल, ये 3-4 किताब को लेकर ना पूरा जो है आंसर राइटिंग का सेशन चलता है। हम आपको अगला जो क्लास होगा उसमें आपको बुक लिस्ट में हम दिखा देंगे पॉलिटी, कि हम कहाँ कहाँ से पॉलिटी का कंटेंट जुगाड़ करते हैं। तो दोस्तों वहाँ से ना पूरा हम जो है आंसर राइटिंग का जो है मटेरियल लेते हैं और फिर आपके बीच लाते हैं। इसके पीछे बहुत हार्डवर्क है और मज़ा आ रहा है हमको भी। हम बहुत पहले सब आंसर राइटिंग कर चुके हैं, बस इसको जो है थोड़ा सा अच्छा से लिख के आपके बीच लाने का प्रयास करते हैं। कष्ट तो है, सबके साथ है, आपके साथ भी होगा, लेकिन जब जुड़े हैं आपसे तो मेरा वादा है कि आप लोग से अंतिम क्षण तक जुड़ने का मेरा प्रयास रहेगा। बस आप लोग अपना प्यारा बनाते रहिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस सब से ना थोड़ा एनर्जी मिलता है और अंदर में जो है काम करने का और जो है मन करता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको फिर से हम दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो गया था। अब ये हम लोग पढ़ेंगे आंसर राइटिंग का, विशेषकर उदारीकरण के दौर में प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका, और इसी को हम लोग जो है आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा आगे हम लोग कड़ी बढ़ा देंगे। फिर जो है आपका उदारीकरण के बाद प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य, इसको देखेंगे। देखिए पूरा डायग्राम तरीका से सजाया गया है, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा लिखने में। दूसरा जो है आपका यहाँ उदाहरण वगैरह सब बढ़िया से एकदम सजा के लिखा गया है। उसके बाद ना प्रधानमंत्री का शक्ति जो है बढ़ने का कारण क्या, तो सब कारण को भी यहाँ डील किया गया है बढ़िया तरीका से। और लास्ट में यहाँ देखिएगा चुनौती और आलोचनाएं, कि क्या चुनौती और आलोचनाएं आज का परिदृश्य में, और निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष
तो ये ना आपका देखिए निष्कर्ष हो गया, चुनौती और आलोचनाएं हो गया, फिर प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ने का कारण क्या हो गया 3 हो गया, फिर आपका जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि चौथा जो कड़ी है आपका प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य, और 5वां जो है इंट्रोडक्शन। यानी 5 भाग में आपका जो है आपका जो आंसर राइटिंग है पूरी डिवाइडेड है। तो हम लोग जो है आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जितना हो सके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और बहुत सारे जो है इसके बच्चे जिसको फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लोग भी फ़ायदा उठाइए। आज नहीं तो कल ना इस सबको ज़रूरत पड़ेगा। झारखंड में हिंदी मीडियम के बच्चे लोग के लिए ना आंसर राइटिंग का सेशन कहीं नहीं चलता है, क्योंकि इसमें बहुत हार्डवर्क है और जिसके पास है वो लाना नहीं चाहता है। लेकिन चलिए खैर ठीक है, कहीं ना कहीं स्टार्ट तो होना चाहिए, तो स्टार्ट तो हो ही गया है, तो स्टार्ट करते हैं। विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन था कि उदारीकरण, जानते होंगे 1991 में उदारीकरण आया था, उसके बाद प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन वही है कि प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य। यहाँ पे क्या दिया है कि 1991 के बाद क्या घटना घटा, क्या शुरुआत हो गया कि प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य बढ़ गया। क्या पहले नहीं था? पहले भी तो शक्ति और था, कार्य था, लेकिन उदारीकरण के बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे समझिए कि आपको 1947 से 1990 तक 1990 तक का कहानी यहाँ पे नहीं गढ़ना है। गढ़ना क्या है? उदारीकरण के बाद। तो उदारीकरण के बाद यहाँ हम लोग समझेंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन, भूमिका क्या है इसमें। भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय संसदीय व्यवस्था के केंद्र में स्थित है। भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय संसदीय व्यवस्था के केंद्र में स्थित है। वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसका होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और देश की नीतियों, योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या हो गया कि भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय संसद व्यवस्था के केंद्र में स्थित है। वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है और देश की नीतियों, योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, जो क्वेश्चन पूछा था 1991 के बाद, 1991 के बाद जब भारत ने उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया, उदारीकरण LPG याद रखिएगा, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वही उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया, तब से प्रधानमंत्री की भूमिका में कई बदलाव आए हैं। 1991 के बाद जब भारत ने उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया, तब से प्रधानमंत्री की भूमिका में कई बदलाव आए हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य पहले से अधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और जटिल हो गए हैं। अब देखिए ना, पूरा इंट्रोडक्शन वाला काम हो गया। फिर से समझ लीजिएगा कि भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय संसद व्यवस्था के केंद्र में स्थित है। अब जानते होंगे, वह कार्यपालिका का प्रमुख होता है और देश की नीतियों, योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1991 के बाद जब भारत ने उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया, तब से प्रधानमंत्री की भूमिका में कई बदलाव आए हैं, खास करके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य पहले से अधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और जटिल हो गए हैं। अब ये हो गया ना इंट्रोडक्शन, जो एक तरह से आईना होता है आपका, वो हो गया। अब उसी को ना थोड़ा आगे बढ़ाते हुए फ्रेमिंग करके लिख दिया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री संसदीय शासन प्रणाली का वास्तविक प्रधान होता है। देश से विदेश तक अपने प्रभावों का वह इस्तेमाल करता है। देश से लेकर विदेश तक अपने प्रभावों का इस्तेमाल करता है। अब देखिए, पॉलिटी में ना कोट जरूर डालिएगा कि किसने क्या बोला है। जैसे भी आगे पढ़ेंगे हम लोग 73वां और 74वां अमेंडमेंट एक्ट, वहाँ पे कोट डालना बहुत जरूरी होता है। देखिए यहाँ भी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि यदि भारतीय संविधान में अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी की तुलना की जा सकती है तो वह है प्रधानमंत्री। अब इस तरह का कोट आपको कुछ और कोट मिल जाएगा तो आप डाल दीजिएगा, जरूरी कि ये डालिए। लेकिन ये ना बहुत अच्छा से लिखा गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि यदि भारतीय संविधान में अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी की तुलना की जा सकती है तो वह प्रधानमंत्री। आप देख सकते होंगे अभी, है ना, मोदी जी का तुलना किया जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको ही आपका इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ा के थोड़ा फ्रेमिंग करके लिख दिया गया और एक कोड डाल दिया गया। कोड डालिएगा, आपका 1-2 नंबर ज़्यादा मिलेगा। कहानी की तरह नहीं लिखना है, आंसर राइटिंग को आंसर राइटिंग की तरह लिखना है। जो पूछ रहा है उसको दिमाग में रखना है और फिर आंसर राइटिंग करना है। देखिए, अब जो अगला यहाँ पे है, उदारीकरण के बाद प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य। आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद सीधा जो आपका ना पूछा क्वेश्चन में वहाँ आइएगा। कम बात कीजिएगा, बकवास नहीं करना है। आंसर राइटिंग को एकदम जो है, जो पूछ रहा है आप वही लिख के आइएगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर देगा। आप 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज लिख लीजिए, लेकिन यदि कोई 2 पेज, 2.5 पेज लिखा है ना और जो पूछा है वही लिख के आ गया ना, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। कंटेंट मायने रखता है,
लेकिन वो कंटेंट जो यहाँ पूछा गया, आलतू फालतू कंटेंट नहीं। तो उदारीकरण के बाद प्रधानमंत्री के शक्ति एवं कार्य, क्या क्या प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य है अब जानते होंगे। नीतिगत नेतृत्व में वृद्धि, संघ ढांचे में असंतुलन और टकराव, तीसरा नंबर में विदेश नीति में सशक्त हस्तक्षेप, चौथा नंबर में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, पांचवा नंबर में मीडिया एवं जनसंपर्क की ताकत, और अंतिम में आर्थिक सुधारों में सशक्त भूमिका। देखिए बहुत सारे प्रधानमंत्री कार्य में शक्ति है, आप बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन लिखना उतना ही जितना जरूरत है, ज़्यादा नहीं लिखना। अब यहाँ प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य देखिएगा ना तो 50 शक्ति और कार्य निकल जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट को जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुरूप आंसर राइटिंग करना है। क्या क्या है, नीतिगत नेतृत्व में वृद्धि पहला, दूसरा है संघ ढांचे में असंतुलन और टकराव, तीसरा है विदेश नीति में सशक्त हस्तक्षेप, चौथा में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, पांचवा में मीडिया एवं जनसंपर्क की ताकत, और अगला है आर्थिक सुधारों में भूमिका। ये हो गया आपका 6 पॉइंट। हम लोग अब डील करेंगे एक एक पॉइंट को आराम से। देखिए नीतिगत नेतृत्व में वृद्धि, पहला नंबर पॉइंट क्या है, नीतिगत नेतृत्व में वृद्धि। उदारीकरण से पहले आर्थिक नीतियां समाजवादी सोच पर आधारित थी। उदारीकरण से पहले आर्थिक नीतियां समाजवादी सोच पर आधारित थी, जिनमें निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी थी। उदारीकरण से पहले क्या था कि हमारा जो नीति था, हमारा सोच था क्या था, समाजवादी था। अब उसमें जो निर्णय लेने की प्रक्रिया था ना वो थोड़ा स्लो था, जो अभी जितना स्पीड लिया जाता है उतना स्पीड पहले नहीं था, स्लो था। परंतु उदारीकरण के बाद प्रधानमंत्री आर्थिक नीतिगत स्वतंत्रता के साथ कार्य करने लगे। अब जैसे ही एलपीजी आता है ना, आपका उदारीकरण का दौर शुरू होता है ना, उसके बाद से क्या होता है, प्रधानमंत्री अधिक नीतिगत स्वतंत्रता के साथ कार्य करने लगे हैं। 1991 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव, कौन था 1991 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव, और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई। क्या है कि 1991 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, जिससे भारत अर्थव्यवस्था की दिशा में ही बदल दी। जिसने क्या किया कि भारत अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। अब देखिए बात को ना यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेमिंग करके लिख दिया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री स्वयं नीति आयोग जैसे संस्थानों के माध्यम से दीर्घकालिक नीतियों का निर्धारण करते हैं। वर्तमान में क्या है कि नीति आयोग आ गया है, यही संस्थाओं के माध्यम से दीर्घकालिक नीतियों का निर्धारण करते हैं। कौन, पीएम करते हैं। पहला पॉइंट आपका डील कर दिया गया है। अब देखिए दूसरा पॉइंट ना है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति। उदारीकरण के बाद वैश्वीकरण, आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के मामलों में निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में केंद्रित हो गया है। क्या है कि उदारीकरण के बाद क्या हो गया है कि वैश्वीकरण, आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के मामलों में निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में केंद्रित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम सीधे पीएमओ द्वारा संचालित होता है। देखिए करंट यहाँ पे आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में यानी पीएमओ में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम सीधे पीएमओ द्वारा संचालित होते हैं। अब देखिए ये ना आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर पॉइंट जो है आर्थिक सुधारों की सशक्त भूमिका। आर्थिक सुधारों की सशक्त भूमिका। प्रधानमंत्री अब आर्थिक नीति निर्धारण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अब आर्थिक नीति निर्धारण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। जैसे जीएसटी का कार्यान्वयन, अब देख ही रहोगे जीएसटी का स्टार्ट हुआ 2017 में, तो जीएसटी का कार्यान्वयन 2017 में हो गया था। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सुधार, बैंकिंग सेक्टर में का पुनर्गठन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। क्या हो गया कि आर्थिक सुधारों की सशक्त भूमिका। प्रधानमंत्री अब नीति निर्धारण में, आर्थिक नीति निर्धारण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। जैसे जीएसटी का कार्यान्वयन, एफडीआई में सुधार, बैंकिंग सेक्टर का पुनर्गठन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ावा देना। अब इसी को थोड़ा सा यहाँ पे आगे लिख दिया गया है कि इन सभी कार्यों में प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका रही और उन्हीं के द्वारा ये सभी क्षेत्रों को बढ़ावा मिला। क्या हो गया कि जितने सारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीएसटी आया, एफडीआई, बैंकिंग सेक्टर या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब में ना देखिएगा मोदी जी का कहीं ना कहीं रोल रहा है, या जितने सारे प्रधानमंत्री हुए उन सब का रोल रहा है। तो इन सभी कार्यों में प्रधानमंत्री की सक्रिय भूमिका रही और उन्हीं के द्वारा ये सभी क्षेत्रों को बढ़ावा भी मिला है। अब चौथा नंबर जो पॉइंट है विदेश नीति में सशक्त भूमिका। क्या है, विदेश नीति में सशक्त भूमिका। उदारीकरण के बाद भारत की विदेश नीति में आर्थिक और रणनीतिक हितों की भूमिका बढ़ी है। उदारीकरण के बाद भारत की विदेश नीति में आर्थिक और रणनीतिक हितों की भूमिका बढ़ी है। प्रधानमंत्री अब मुख्य कूटनीतिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। क्या है कि प्रधानमंत्री अब मुख्य कूटनीतिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की G20 सम्मेलन, आप इसको और करंट में लिख सकते हैं, क्वाड बैठक, ब्रिक्स,
नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी में सक्रिय भागीदारी, जिससे भारत की वैश्विक मंचों पर स्थिति मजबूत हुई है। क्या हो गया? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है आपका G20 सम्मेलन, क्वाड की बैठक, ब्रिक्स सम्मेलन, नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी में सक्रिय भागीदारी, जिससे भारत की वैश्विक मंचों पर स्थिति मजबूत हुई है। अभी आप देखिएगा तो मोदी जी जो है अभी हमारे देश के जो पीएम है, उनका जो है ना अभी जो पावर जो है और जो पहले थे प्रधानमंत्री उससे अधिक हो गया वैश्विक स्तर पर। तो थोड़ा समझना है और करेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। मीडिया और जनसंपर्क की ताकत, उदारीकरण के बाद मीडिया और जनसंपर्क की ताकत। उदारीकरण के बाद सूचना एवं संचार क्रांति के कारण प्रधानमंत्री को अब जनसंपर्क के लिए मंच उपलब्ध है। अब देखिए पहले क्या था ना कि पहले जो है सभा हो रही थी, पहले आप हमारे देश के जो पीएम पहले रहते थे वो जाके सभा में भाषण देते थे, लोग सुनते थे और बहुत लिमिटेड था या तो न्यूज़पेपर था। लेकिन अभी क्या है कि उदारीकरण के बाद सूचना एवं संचार क्रांति के कारण प्रधानमंत्री को अब जनसंपर्क के लिए व्यापक मंच उपलब्ध है। जैसे क्या हो जाएगा, रेडियो कार्यक्रम, मन की बात आप सुनते होंगे, रेडियो कार्यक्रम मन की बात, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्रचार, इन सभी माध्यमों से अब सीधे जनता से संवाद करते हैं। अब माध्यमों से पीएम यहाँ लिख दीजिएगा, पीएम अब सीधे जनता से संवाद करते हैं। तो यहाँ हो गया मीडिया और जनसंपर्क की ताकत। अब देखिए अंतिम जो पॉइंट है, छठा नंबर पॉइंट, संघ ढांचे में संतुलन एवं टकराव। संघ ढांचे में संतुलन एवं टकराव। प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ने से कभी कभी राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण की आशंका पैदा होती है। देखिए संघ ढांचे में संतुलन एवं टकराव। प्रधानमंत्री की शक्ति में बढ़ने से कभी कभी राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण की आशंका पैदा होती है, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान। लॉकडाउन जैसे निर्णयों में केंद्र की भूमिका प्रमुख थी, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। जब अब देख रहे हैं कोविड-19, अब देखिए स्वास्थ्य किसका विषय है, तो आपका राज्य का विषय है। लेकिन कोविड-19 के दौरान क्या हुआ कि पूरा डिसीजन कौन लिया, तो सेंट्रल लिया, केंद्र सरकार लिया। तो संघ ढांचे में संतुलन एवं टकराव। प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ने से कभी कभी राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण की आशंका पैदा होती है, और खास करके वहां पे जहाँ पे केंद्र में जिस पार्टी का सरकार है और राज्य में नहीं है, तो वहाँ पे ज्यादा डोमिनेट किया जाता है, आप देखते होंगे, तो पैदा होती है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन जैसे निर्णयों में केंद्र की भूमिका प्रमुख थी, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। फिर भी प्रधानमंत्री राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। अब ये ना आपका देखिएगा कि प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य जो अभी 1991 के बाद जो है उसके बाद को यहाँ पे अच्छा से लिख दिया गया है, बढ़िया से डील कर दिया गया है, एग्जाम्पल के साथ, करेंट अफेयर्स के साथ इसको जितना हो सके इंक्लूड कर दिया गया है, एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, और हो सके जितना सारा बात को लिखना था लिख दिया गया। अब आपका वो आंसर का मेन बॉडी था। अब यहाँ समझिए कि क्या कारण है, प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ने का कारण क्या है। तो इसको कारण को हम लोग डील नहीं किए हैं, यहाँ समझना है आपको कि क्या कारण है। तो समझिए, शिक्षित जनसंख्या, राजनीतिक स्थिरता, तकनीकी संस्थानों का उपलब्धता, विकास केंद्रित राजनीति, जनादेश आधारित नेतृत्व। अब मेरा बात ना समझिएगा फिर से, बहुत सारे बच्चे इसको डील कर देंगे, इसको डील नहीं करना है आपको, डील यहाँ पे करना है इसको। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा कि प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य, तो इसको आप जितना सारा हो सके फैला करके लिखिए। लेकिन अब ना ये आपको कवरअप करने के लिए, मैंने आप आंसर राइटिंग को और जो समझाने के लिए कि भाई और क्या रीजन है। तो प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ने का कारण क्या कारण है कि 91 के बाद जो है 1991 के बाद उदारीकरण के बाद प्रधानमंत्री शक्ति बढ़ा। तो रीजन क्या है, तो शिक्षित जनसंख्या, जो जनसंख्या है, पढ़े लिखे लोग आने लगे, तो जानने लगे कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वैश्विक स्थिति हमारा क्या। वो राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल, देखिए एक ही पार्टी का सरकार है अभी, जो है आप बोल सकते हैं कि दल बदल वाला जो हो गया, या फिर बहुत सारे लोग जो मिलके एक पार्टी मिलके जो है एक सरकार नहीं चला रहे हैं। तो इस तरह भी एक तरह से भारत में स्टेबिलिटी आया। तकनीकी संस्थानों की उपलब्धता, बहुत सारे टेक्निकल संस्थान भी आ गए। विकास केंद्रित राजनीति, अब जो राजनीति हो रहा है वो डेवलप के नाम पे हो रहा है। जनादेश आधारित नेतृत्व, अब देख रहे हैं एक पार्टी को बहुत सारा वोट मिल जा रहा है। तो ये सब रीजन हो गया प्रधानमंत्री शक्ति बढ़ने के कारण। अब देखिए ना कि मान के चलिए कि 2-3 लोग मिल के जो है ना, पार्टी मिल के एक सरकार चलाएंगे, तो उससे प्रधानमंत्री को डर रहेगा कि वो छोड़ दिया तो, ये आ गया तो, वो छूट गया तो। इस तरह बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक पार्टी का सरकार रहेगा ना, तो उससे क्या होता है कि जो देश का जो प्रधानमंत्री है वो कॉन्फिडेंट पे रहेगा कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। तो शिक्षित जनसंख्या, आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ जो रीजन हुआ, बांग्लादेश का जो हुआ, तो करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं ना, ये सब होने का रीजन क्या है। अभी नेपाल में जो बन रहा है, तो कहने कि भारत का भी इंटरनली बहुत सारा सपोर्ट है। तो ये सब आप जब पढ़िएगा ना करंट अफेयर्स, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या रीजन है कि प्रधानमंत्री शक्ति बढ़ने के कारण। तो शिक्षित जनसंख्या पहला,
राजनीतिक स्थिरता दूसरा, तकनीकी संस्थानों की उपलब्धता तीसरा, विकास केंद्रित राजनीति चौथा और जनादेश आधारित नेतृत्व पाँच। ये 5 पॉइंट हो गया। अब देखिए हमेशा कुछ पॉजिटिव के साथ ना नेगेटिव होता है, और जब भी आप इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, उस सब में नेगेटिव पॉइंट आपको डालना ही डालना है। तो चुनौतियां और आलोचनाएं हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री शक्ति क्या है, कार्य क्या है, उसका बढ़ने का रीजन क्या है। अब कुछ तो आलोचनाएं होगा ना, कुछ तो इसका नेगेटिव होगा ना। तो क्या नेगेटिव है? अत्यधिक केंद्रीकरण पहला, विपक्ष की भूमिका सीमित दूसरा, लोकतांत्रिक संतुलन का प्रश्न तीसरा, और पारदर्शिता और जवाबदेही चौथा। ये 4 पॉइंट हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे कि अत्यधिक केंद्रीकरण, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी कमजोर होती जा रही है। यानी केंद्रीकरण क्या हो रहा है कि मंत्रिमंडल की जो सामूहिक जिम्मेदारी थी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, कमजोर हो रहा है। विपक्ष की भूमिका सीमित, आजकल आप देख रहे होंगे कि अभी भारत में विपक्ष की भूमिका क्या है, बहुत लिमिटेड हो गया है। रीजन क्या है कि प्रधानमंत्री सशक्त है, तो प्रधानमंत्री की सशक्त छवि के चलते संसद बहसें कमजोर हो रही है। लोकतांत्रिक संतुलन का प्रश्न, निर्णय लेने की प्रक्रिया में संसदीय समितियां और संस्थाओं की भूमिका कम हो रही है। निर्णय लेने में क्या हो गया कि प्रक्रिया में संसद समितियां और संस्थाओं की भूमिका कम हो रही है। पारदर्शिता और जवाबदेही, पीएमओ पर पारदर्शिता की कमी के आरोप लगते हैं। तो ये ना आपका हो गया चुनौती या आलोचना है, यहाँ आप जो देख पा रहे हैं। अब सीधा हम लोग आते हैं अंतिम कड़ी में, निष्कर्ष में। निष्कर्ष में आपको जो अपना राय भी देना है, जो आप लिखे हैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन भी करना है, और जो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको भी साथ में लेकर चलना है। देखिए, उदारीकरण के बाद भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका केवल प्रशासनिक प्रमुख की नहीं रही। क्या है? उदारीकरण के बाद भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका केवल प्रशासनिक प्रमुख की नहीं रही, बल्कि वह नीतिगत निर्माता, वैश्विक प्रतिनिधि, जनसंपर्क विशेषज्ञ और राजनीतिक नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं। क्या हो गया? उदारीकरण के बाद भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका केवल प्रशासनिक प्रमुख की नहीं रही, बल्कि वह नीतिगत निर्माता, वैश्विक प्रतिनिधि, जनसंपर्क विशेषज्ञ और राजनीतिक नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, तकनीकी विकास और सामाजिक सुधारों की दिशा प्रधानमंत्री की सोच और दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। यहाँ क्या पढ़े आप लोग कि देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, तकनीकी विकास और सामाजिक सुधारों की दिशा प्रधानमंत्री की सोच और दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे ना इस तरह जल्दी डायग्राम बनाते नहीं हैं, लेकिन बना देने से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हालांकि यह सशक्तिकरण, अब वहाँ पे हो गया, आप जो क्वेश्चन का जो डिमांड था आप लिख दिया। अब यहाँ आपका बात यहाँ पे आएगा। हालांकि यह सशक्तिकरण कई बार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती भी बन सकता है, लेकिन यदि संवैधानिक सीमाओं और सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन किया जाए तो प्रधानमंत्री का यह नेतृत्व भारत को वैश्विक पटल पर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। क्या हो गया कि हालांकि यह सशक्तिकरण कई बार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती भी बन सकता है, लेकिन यदि संवैधानिक सीमाओं और सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन किया जाए तो प्रधानमंत्री का यह नेतृत्व भारत को वैश्विक पटल पर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो आज का जो आंसर राइटिंग था आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बहुत सारा हार्डवर्क किया था आप लोगों के लिए दोस्तों, और जो है यहाँ देख सकते हैं कि पूरा जो है आपका आंसर राइटिंग का फ्रेमिंग करके आपको दे दिया गया है। तो ये था आज का आंसर राइटिंग, और आपको ना अगला जो आंसर राइटिंग का जो सेशन रहेगा उसमें आपको मिलेगा, देख रहे हैं यहाँ पे 73 और 74 संविधान संशोधन में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यक्रम में जीवन को अनुप्रेरित कर दिया है, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये हम लोग अगला जो सेशन होगा जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, तो ये हम लोग पढ़ेंगे, और इस तरह करके आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे पीए में। पीए थोड़ा सा दिक्कत होता है हम लोग को, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको आंसर राइटिंग मिल जाएगा, आपको कोई तरह का प्रेशर नहीं है। थोड़ा सा झारखंड के बच्चे लोग क्या कि पीए कम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, लेकिन पीए नया सिलेबस लगता है, इन लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो पीए हम आपको आसानी से समझा देंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ये कमेंट जरूर करें कि आप लोग झारखंड में कहाँ से हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं, आपका स्ट्रेटेजी क्या है, क्या आपका कमी है, क्या आपको ज़रूरत है, किस तरह का हम आपके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब बात को ना आप लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपसे कैसे कांटेक्ट करें। देखो भाई, कांटेक्ट क्या, हम सबसे कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए, कम से कम ना 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग हमको करवाने दीजिए। उसके बाद ना हम आपसे रूबरू होंगे, ऑनलाइन भी आएंगे,
आपको अपना नंबर भी देंगे, आपसे बात भी करेंगे, लेकिन पहले 100 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 7-8 घंटा ले लेता है और हम भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हैं तो हमको टाइम उतना नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा बिजी हैं आप ही लोग को लेके। तो जैसे आंसर राइटिंग का सेशन कंप्लीट होगा 100 क्वेश्चन का, उसके बाद जब मॉडल सेट में आएंगे ना तो फिर आपसे ना बात हम करेंगे, बढ़िया से करेंगे। और आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप लोग इसका नोट्स बनाइए धीरे धीरे करके और लिखिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जितना हो सके उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिनको जेन्युइन ज़रूरत है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए आंसर राइटिंग के साथ। तब तक को सबको जोहार, जय झारखंड।